ओके स्टूडेंट्स, आई एम हेयर अगेन विद यू गाइस। और आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारी रूटीन लाइफ में एप्लीकेबल है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ जो है हमें डेली अफेक्ट करती हैं। सो आज की डिस्कशन जो है इसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के लिहाज से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमेना रखते हैं तो उनमें कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्युबल हो सकते हैं और कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो सॉल्युबल नहीं हो सकते। सो देयर इज़ वेरी वास्ट वैरायटी जिसमें जो है मॉलिक्यूलर की सॉल्युबिलिटी की हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करेंगे जिसमें उन्होंने 3 डोमिनेंट मॉलिक्यूल्स की बात की है, जिनमें नंबर 1 पे उन्होंने एथाइल अल्कोहल की बात की है, नंबर 2 पे उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात की है और नंबर 3 पे उन्होंने बात की है हाइड्रोकार्बन्स की। सो स्टूडेंट्स, इफ यू जस्ट लुक एट वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं दे आर नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स, राइट। सो दे आर यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स। स्टूडेंट्स, ये लफ्ज़ आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा। इसका मतलब ये है कि पानी में तकरीबन दुनिया के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इवन दो नॉट 100% बट 0.1% तक डिज़ोल्व होने की खासियत रखते हैं, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो। लेकिन हम सॉल्युबिलिटी का फिनोमेना उन कंपाउंड्स के साथ जो है वो केयरटेक करते हैं जो कंपाउंड्स आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं या मेजॉरिटी में जो उनकी परसेंटेज है पानी में डिज़ोल्व हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एथाइल अल्कोहल बीइंग अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर बीइंग अ पोलर मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में इजीली मिक्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो वी कैन जस्ट लुक एट कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, या आप सिरका कह लें जो आपके घर में मौजूद है, ये भी पानी में डाला जाए तो ये इजीली पानी में सॉल्युबल होता है और इसको हम सिरके को डाइल्यूट कर सकते हैं इस फिनोमेना से। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये ज़रूरी है कि जो आपके पास चेन्स हैं दे मस्ट बी वेरी स्मॉल। अगर स्मॉल चेन्स को लेकर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पानी में डिज़ोल्व करेंगे देन दे आर फार मोर गुड सॉल्युबल। लेकिन हायर हाइड्रोकार्बन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स जैसे पाल्मेटिक एसिड और ऑरलिक एसिड्स, ये हायर हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आते हैं, हायर लिपिड्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये पानी में इजीली सॉल्युबल नहीं हो सकेंगे। सो हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें, जैसे कि घरों में मीथेन गैस आती है या कोई और हाइड्रोकार्बन जैसे ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये इसलिए पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं क्योंकि बीइंग देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ ये अपने आप को नॉन पोलर प्रूव करते हैं और डायपोल मूवमेंट ना होने की वजह से ये पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वाटर जो है इट्स अ वेरी गुड सॉल्युबल कंपाउंड, polar compound. So if we just talk about the structure of ice in my next session of this talk, तो students उसमें we just need to know that what the things are going when ice is being formed। जब पानी को आइस में कन्वर्ट किया जाता है तो वो कैसे जो है बर्फ़ बनती है, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और is there also any kind of involvement of hydrogen bonding inside it? The answer is very yes। कैसे स्टूडेंट्स, जो हम वाटर मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर बीइंग हैविंग 2 लोन पेयर्स, एंड ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो 104 डिग्री का एंगल होता है। सो यू कैन से दैट कि इस साइड पे जो है एक और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड और हाइड्रोजन का पॉजिटिव एंड अट्रैक्शन में आएगा। इन द सेम केस ये भी हाइड्रोजन एटम जो है वो एक और वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा और उसका पॉजिटिव एंड इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड के साथ आएगा, और यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अट्रैक्ट करेगा इस ऑक्सीजन के एंड को, और इस तरीके से एक और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के साथ इस मॉलिक्यूल, स्पेसिफिकली इस मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन में आएगा।
इस तरह ये लोन पेयर जो है ये भी अपनी ख़ास जगह रखता है वाटर की ज्योमेट्री में, वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अट्रैक्ट करेगा। सो 1 2 3 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में अगर पानी है, यानी टेम्परेचर जो है वो मोर देन 0 डिग्री है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल को राउंड अबाउट 4 वाटर मॉलिक्यूल्स और एग्जैक्टली 4 वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे। और दैट इज बीइंग डन बाय हाइड्रोजन एटम्स एंड समहाउ लोन पेयर्स। यानी इनमें इस मॉलिक्यूल में आप कह सकते हैं कि लोन पेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मोबाइल इन नेचर। मोबाइल इन अ सेंस के वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा मूवमेंट्स शो कर रहे होते हैं, दे आर ऑलवेज मूविंग, दे शो ब्राउनियन मूवमेंट्स। और अगर हम आगे बात करें कि इन मूवमेंट्स की वजह से इनका स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, यानी दे ऑक्यूपाई सम स्पेस जो कि यू कैन से दैट कंडेंस स्पेस है, यानी यू कैन से दैट कि वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट की वजह से आपस में एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। उसके बाद इफ़ यू जस्ट एलाबोरेट माय टॉक, अगर आप टेम्परेचर लो करते हो, लेट्स से दैट आप वाटर को 10 डिग्री से आप लो करके 4 डिग्री पर लेकर आते हो, तो ये वो टेम्परेचर है जब वाटर अपनी मैक्सिमम डेंसिटी को फॉलो करता है। यानी यहाँ पर 4 डिग्री टेम्परेचर पर यू कैन से कि वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम अट्रैक्शंस आपस में शो करते हैं और ये आपस में काफ़ी एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, जिस बुनियाद पे हम कहते हैं कि 4 डिग्री पर जो वाटर है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है विच इज़ 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और अगर आप फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को और लो करते हैं तो फिर ये डेंसिटी बजाय के और इंक्रीज हो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर है वो एक्सटेंसिवली आपस में एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट ये होता है कि जब आप टेम्परेचर लो करते हो तो उस एक्सटेंसिव एसोसिएशन में जो है वो थोड़ी रेगुलरिटी आना शुरू हो जाती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाना शुरू हो जाते हैं और रेगुलर तरीके से अपने आप को वो अरेंज करने की कोशिश में शुरू हो जाते हैं। लेकिन यू कैन से दैट कि 4 डिग्री पर जो हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, लेट्स से 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो 0 डिग्री पर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन वो स्पेस 9% का इजाफा रखेगी। यानी यू कैन से दैट कि 1 mole of water molecules will occupy a space and 1 mole of water molecule also occupy a space। यहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री, यहाँ पे टेम्परेचर आप जो है 0 डिग्री रखें, तो आपको फील होगा कि यहाँ पर इनकी एक्सटेंसिव एसोसिएशन की बुनियाद पर ये आपस में क्लोज हैं, डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये रेगुलर हो गए हैं और यहाँ पे इनमें स्पेस भी ज़्यादा ही ऑक्यूपाई कर रही हैं जब ये 0 डिग्री पे वाटर मॉलिक्यूल्स को लाया गया है, यानी दे आर बिकमिंग आइस। यू कैन से दैट कि जब ये वाटर लिक्विड की फॉर्म में होता है तो दे गॉट टेट्राहेड्रॉन पैकिंग, लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल 0 डिग्री पे बर्फ आइस की स्टेज पे चला जाता है देन दे हैव अ काइंड ऑफ shape which is called as a diamond like shape, or you can say that something like the diamond shape. So यही वजह है स्टूडेंट्स कि जब आप पानी पे बर्फ़ डालते हैं तो चूंकि पानी की डेंसिटी जो है 0 डिग्री पे 0.9 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो जाती है, इसलिए डेंसिटी कम होने की बुनियाद पे पानी जो है वो नीचे रहता है और बर्फ़ ऊपर आ जाती है। क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए, जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल्स नीचे होंगे और जिस सब्सटेंस की डेंसिटी कम होगी वो सब्सटेंस ऊपर होगा। जैसे आप एक और एग्जांपल से इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे आप जब भी हवा को पानी में लेकर जाते हैं तो हवा फ़ौरन पानी से बाहर आ जाती है, तो इट लिटरली स्टैंड्स कि हवा की डेंसिटी कम है और पानी की ज़्यादा है, इसलिए हवा ने जो है वो पानी के अंदर एग्जिस्ट नहीं किया और वो बाहर आ गई। या आप ये भी इस तरीके से सोच सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं
गैसेस हैं जो लोअर हवा में मॉलिक्यूल्स कम वज़न रखते हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन जो है बीइंग अ हैवी गैस और नाइट्रोजन बीइंग स्लाइटली लाइटर गैस देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो नीचे ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन थोड़ा सा यू कैन से दैट इसकी डेंसिटी थोड़ा सा अपर किलोमीटर्स में ज़्यादा होती है। सो इट लिटरली मीन्स कि जो हाइड्रोजन गैस होगी वो इन दोनों गैसेस के और ऊपर होगी, उसकी डेंसिटी इनसे भी कम है। सो लोअर मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ गैसेस जो हैं वो सबसे ऊपर जाएंगी। सो लेट्स जस्ट रिटेन अवर टॉपिक। इसमें क्या होता है कि जब ये रेगुलर हो जाते हैं तो इनके दरमियान कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी आ जाते हैं। और उसके बाद टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन ये है स्टूडेंट्स कि इसी बुनियाद पर आप देखते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल एक दरिया है और दरिया में स्टूडेंट्स वाटर है और वाटर जो है ऊपर से तो फ्रीज है जस्ट बिकॉज के ऊपर का टेम्परेचर 0 डिग्री है और टेम्परेचर नीचे वाले वाटर को भी फ्रीज करना चाहता है। लेकिन द वेरी बिग न्यूज़ इज़ दैट कि ये जो टेम्परेचर लो या ठंडी हवा है ये इस आइस ही इसका ब्लैंकेट बन जाता है, यानी आइस ही जो है अंदर ठंडी हवा को जाने से रोक लेती है। और इससे क्या होता है कि नीचे जो है पानी इसका टेम्परेचर 4 डिग्री मेंटेन रहता है और इस तरीके से समुद्री हयात समंदर के अंदर पनपती है और ज़िंदगी चलती है। यानी यू कैन से दैट कि अगर बर्फ़ जमेगी तो वो सिर्फ चूँकि डेंसिटी में कम है तो वो ऊपर ही रहेगी और ग्लेशियर्स बन जाएंगे। अगर दरिया में है तो लेक्स फ्रीज जब हो जाती हैं, आप यूजुअली टीवी प्रोग्राम्स में इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन नीचे से वाटर फ्रीज नहीं होता क्योंकि ऊपर आफ्टर फ्रीज्ड आफ्टर बीइंग फ्रीज्ड वाटर जो है वो ऊपर इंसुलेटर का काम करता है, यानी वो ठंड को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। सो स्टूडेंट्स इन लास्ट मैं आपको यही कहूँगा कि इस फिनोमिना की वजह से लाइफ पनपती है इस ज़मीन पर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस ज़मीन पर बहुत सा पानी है और देर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर। सो आई होप आपको कुछ समझ में आई होगी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस लिहाज से है, जिसमें मैंने आपको इथाइल अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल्स के बारे में और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया। और इनमें सेकंड सेशन मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस कैसे एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पानी है वो क्लिनजिंग एक्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमेना है, जिसको टॉपिक मेजर टॉपिक हमारा चल रहा है, इस टॉपिक के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्लींजिंग एक्शन में भी बड़े हेल्पफुल रहते हैं। और स्टूडेंट्स इन द लास्ट में आपको एक और बात गाइड करूँगा जिनमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पनपती है, एग्जिस्ट करती है। और शायद अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो शायद आज हम और आप कोई भी इस दुनिया में एग्जिस्ट ना कर पाता। और इसके अलावा 6 पॉइंट में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही पेंट्स बनते हैं और डाइज और टेक्सटाइल मटेरियल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सो कैरी ऑन विद माई लेक्चर्स एंड स्टे ट्यून्ड। और if you have any question you can comment on me. Thank you so much. Okay students, wish all people are fine. आज के टॉपिक में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेके मज़ीद बात करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इफेक्टिव है इन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। और स्टूडेंट्स के अलावा हम जानेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में वेरी इफेक्टिव है। और उसके बाद आखिर में बात करेंगे कैसे पेंट, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स जो हैं they are very useful just because of hydrogen bonding. So let's talk about cleansing action of soaps and detergents. First of all, my very big question is for you guys जो biology नहीं पढ़ते हैं, they are working with chemistry and mathematics. वो मुझे ये बताएं कि what the hell soap is और ये soap का नाम कहाँ से आया, right? सो इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू नो अबाउट दिस। आप थोड़ी सी अगर अभी गूगल पे मुझे ज्वाइन किया है आपने तो आप थोड़ी सी रिसर्च भी करें इसके ऊपर टॉपिक पे, और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू रिसर्च ऑन। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सोप्स एज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और केमिकल मॉलिक्यूल। स्टूडेंट सोप एक it's something like a very big kind of hydrocarbons. They are made up of lipids plus caustic soda.
यानी यू कैन जस्ट से दैट कि अगर इफ यू वांट टू मेक अ सोप यू नीड कास्टिक सोडा NaOH and you need some kind of lipids, lipids in the form of fats or something like oil. आपने इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट आपने लेबोरेटरी में सोप बनाया भी होगा सरसों के तेल से या कोकोनट ऑयल से ज़्यादातर सोप बनाया भी जाता है. तो वी यूज़ कास्टिक सोडा एंड कोकोनट ऑयल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप. व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन फॉर दिस प्रिपरेशन. होता ये है स्टूडेंट्स कि जो लिपिड्स हैं दे गॉट सम something like backbone of a glycerol molecule and 3 chains of fatty acids like oleic acid, stearic acid और palmitic acids, right? और इनके अलावा भी कोई और हो सकती हैं and that's not necessary कि आप कहें कि सिर्फ जो मैंने भी बोल दी हैं वही हैं, वही कार्बोक्सिलिक इन्वॉल्व हैं. यानी you can say that ग्लिसरॉल जो है वो बैकबोन होती है लिपिड्स में और साथ उसके 3 चेन्स होती हैं विच इज़ नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड चेन्स. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स चेन साइट. जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस CAC, कार्बोक्सिलिक एसिड चेन्स. अब इसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि ये जो ग्लिसरॉल बैकबोन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो चेन है इसमें जो ग्लिसरॉल है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिंक हो जाता है. यानी लेट जस्ट थिंक अबाउट इट कि अब ये जो मॉलिक्यूल डेवलप हुआ है आगे इट कंटेन समथिंग लाइक द सोडियम एंड एंड हाइड्रोकार्बन एंड. ठीक है, आप इस तरह समझ लें, आपके लिए ज़्यादा आसान होगा. सो सोडियम एंड इज समथिंग लाइक पॉजिटिवली चार्ज एंड hydrocarbon end is something like negatively charged, just in the beginning, right? Not from the side ahead to that. chain अगर बहुत बड़ी है तो end से कोई polarity नहीं है हाइड्रोकार्बन चेन में. बस ये जो polarity है ये आपस में शुरू में है. जैसे let me just tell you by saying this कि जैसे ये पेन है और उसमें ये और यहाँ पर polarity मौजूद है, right? और यहाँ पे आगे से there is nothing like polarity. तो इसमें होता ये है कि स्टूडेंट्स जब ये सोप यानी सिंपली डिटर्जेंट और समथिंग लाइक सोप ये जब आता है टॉयलेट सोप ये आता है जब पानी के इंटरेक्शन में तो इसका जो पोलर एंड है वो पानी के साथ अटैच होता है और इसका जो नॉन पोलर एंड है वो पानी से दूर हो जाता है. सो इसमें यू कैन से दैट कि जो समथिंग लाइक डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि पानी के साथ इंटरेक्टेड हैं और ये यू कैन से दैट डस्ट पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन में आ जाता है. यानी यू कैन से दैट कि इफ दिस थिंग इज द डस्ट पार्टिकल तो ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है और कार्बोक्सिलिक चेन है, इसमें सोडियम एंड है. तो अब ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव एंड सब इसको घेर लेगा इस डस्ट पार्टिकल को और ये नेगेटिव एंड जो है वो साइड पे हो जाएगा थोड़ा सा और ये जो नॉन पोलर एंड्स हैं दे गेट अपार्ट. और इस तरीके से डस्ट पार्टिकल को सोप ने घेर लिया है और आपको पता है ये एंड्स अब पानी में सोल्यूबल नहीं है तो ये चीज़ पानी में भी सोल्यूबल नहीं होगी. यानी लेट्स से डस्ट पार्टिकल्स को घेर लिया गया है बाय द हाइड्रोकार्बन्स समथिंग लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फैट्स और इन्होंने घेर लिया है और पानी है साइड पे है तो देयर इज नथिंग लाइक अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड टेल ऑफ दिस मॉलिक्यूल. तो टेल में और वाटर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये डस्ट पार्टिकल्स will move away from your clothes in the form of cleansing action. और डिटर्जेंट्स को बूस्ट किया जाता है with a very reputed respectful kind of hydrocarbons and their carboxylic acids. लेकिन it depends upon the money कि जो कंपनी है वो कितना अच्छा फैट ऑयल यूज़ कर रही है for the production of soap. और आप देखते हैं कि there is variety of soap in the market and that's how you use it. So let's move ahead. It's not a lengthy topic in your book. It's just being something like 2 or 4 lines. इसमें they have just given us an idea about that how the polar part and non-polar part and hydrogen bonding is involved in it. And कैसे benzyl portions or alkyl portions, these are known as benzyl and alkyl portions, the end part of this. तो ये कैसे participate कर रहे हैं? They have just shown that's it. So let's talk ahead. Hydrogen bonding in biological molecules. Proteins की बात कर लेते हैं. Students, proteins जो हैं they are very important. Proteins में not only proteins are important in a biological molecularity. Proteins like nucleic acids like DNA, RNA. And like carbohydrates like all the carbohydrates like glucose, fructose, sucrose and many more and like lipids.
ठीक है, ये सब जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, और इस लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए प्रोटीन्स का होना भी ज़रूरी है। सो प्रोटीन्स की बात करते हैं। हेयर, सिल्क एंड मसल्स, they all contain proteins. Hair, silk, they contain fibrous proteins, and muscles contain myosin protein in abundance. So what we can say for them, that if we just talk about the structure of proteins, they got some helical structures. Sometimes it's left-handed, sometimes it's right-handed, it depends, and it just structure just something like this, and that's the structure of protein in front of you. और इसमें क्या होता है कि प्रोटीन, अगर आपको थोड़ा सा अमाइनो एसिड्स का पता हो, तो they contain carbonyl group in it, or they contain amino group in it. So carbonyl from the upper side, you can say, right, and amino from the lower side, they attract one another. ये आपस में attract करते हैं, और when they attract, that develops something like hydrogen. That is because of hydrogen bonding. तो इस development of force की वजह से ये helix structure exist करता है. Scientists are thinking that X-ray intelligence से, यानी X-ray diffraction methods हैं in laboratory techniques, उनसे उन्होंने ये पता लगाया है कि जो एक turn है, you just think about a single turn, ये एक turn, इस टर्न के अंदर जो है राउंड अबाउट 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं, या यू कैन से दैट 27 यूनिट्स होते हैं, और यू कैन जस्ट सेंस इट कि एक यूनिट में कार्बोनाइल भी होता है और अमाइनो भी होता है. सो यू कैन जस्ट सेंस द कैपेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और जहाँ तक थोड़ा मुझे आइडिया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, नॉट ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्लेइंग इट्स पार्ट, बट ऑल्सो द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन इट. आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपने यकीनन ये पढ़ा होगा. और इसके अलावा देर आर 2 or 3 major other bonds as well which are involved in it. So in the last, let's talk about DNA. Or DNA में we just talk about nucleotides. Let's say that it's the nucleotide here and nucleotide there. So they are double helical structure है, ये double helix structure होता है. DNA आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, it's a double helical structure. ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है, that's known as polynucleotide. और स्टूडेंट्स, ये जो बेसिस हैं जो सेंटर में होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ये भी आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में लिंक करती हैं. यानी if you just think about adenine over here, तो adenine जो है that will be making a double hydrogen bond with a thiamine molecule. और साइड पे न्यूक्लियोटाइड है जिसमें फॉस्फेट इन्वॉल्व है. और अगर वो आरएनए तो उसमें ऑक्सीराइबोज शुगर इन्वॉल्व है, यानी राइबोज इन्वॉल्व है. अगर डीएनए है तो फिर उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोज शुगर इन्वॉल्व है. लेकिन वी आर जस्ट रियली टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो है यू कैन जस्ट से दैट कि देयर इज डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसेस. यानी न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए, लाइक आरएनए में तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है, सो डोंट नीड एनी काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओवर देयर. लेकिन if you just want to maintain the double helical structure of the DNA, I just need a very good hydrogen bonding interactions, and that really play a vital role in the existence of life. और DNA को maintain करने में help करता है. So hydrogen bonding is very important. So what we are getting out of it, that proteins are there, they involve hydrogen bonding. DNA is there, it's nothing like hydrogen bonding के बगैर ये कुछ भी नहीं है. So let's just move towards the last point of this book. ओके, एक पॉइंट मैं और डिस्कस करता हूँ आपसे. लेट्स टॉक अबाउट शुगर्स. स्टूडेंट्स, जो शुगर्स होती हैं, लेट मी ड्रॉ एनी शुगर फॉर यू. ओके फाइन, लेट मी जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग स्टूडेंट्स. ये जो आपके सामने मैंने भी जो 2 शुगर्स आपस में बनाई हैं, इनके दरमियान भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इन्वॉल्व है. और यू कैन से दैट कि चेन की मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी लगे होते हैं शुगर्स के अंदर. ये तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है, लेकिन जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने में बड़े हेल्पफुल रहते हैं. इसीलिए आप पानी में जो ग्लूकोज मिक्स कर लेते हो, या जस्ट एनी फ्रुक्टोज और कोई लैक्टोज जैसे बच्चों का दूध होता है, वो पानी में मिक्स हो जाता है. ये जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और वो जो शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन है, दैट इज बीइंग प्लेइंग पार्ट इन इट. सो कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल है. और इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में, लेट्स टॉक अबाउट दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स. स्टूडेंट्स, आपको पहले ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो डाइज होते हैं, पेंट्स होते हैं,
और टेक्सटाइल मटेरियल्स होते हैं, स्पेशली पेंट्स एंड डाइज, दे गॉट सम एडहेसिव प्रॉपर्टी। एडहेसिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये होती है कि अगर कोई चीज़ आपने दीवार से चिपकानी है तो गूंद वगैरह लगा दी, उसको आपने चिपक जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एडहेसिव, जो चिपकने में हेल्प करता है, राइट। एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स जो चिपकने में हेल्प करती हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दोस। सो यहाँ पर ग्लू और हनी यानी गूंद और शहद जो है ये एक कह लें कि एडहेसिव्स हैं, और दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इनके मॉलिक्यूल्स में भी और वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड इनको आपस में एक अच्छा एडहेसिव बनाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, इसमें यह है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी रिस्पॉन्सिबल है। और इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से कि जो रिजिडिटी और अपना टेंसाइल स्ट्रेस है, ये जो मॉलिक्यूल्स मेंटेन करके रखते हैं लाइक कॉटन, सिल्क एंड synthetic fibers, is just because of hydrogen bonding. So there are many more other uses, लेकिन वो हम अभी चूँकि syllabus की restriction है, we cannot talk, but whatever we have talked, I think it literally says that hydrogen bonding is playing a very vital role in the maintenance of this life on earth and in the maintenance of different molecules, और जिसमें हमने no doubt आज soap के molecules, biological molecules and the big macro synthetic और natural molecules in the textile, paint and dyes industries की बात की है। So I hope you are getting something out of it. If you have any kind of suggestion or any kind of thinking about this lecture, you can just comment on my video. Thank you so much for this time students, और next topic काफ़ी interesting, I'm going to talk about 4.2.0, in that we're going to talk about evaporation. Thank you so much for this time.